हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन ने, आपको जानते हो, अपने ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम अपन ने स्टार्ट करा, तो उसमें अपन ने अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट करा था, जिसमें अपन ने ऑर्गन्स देखे थे। तो ऑर्गन के अंदर अपन ने सबसे पहले बकल कैविटी कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं और क्वेश्चन बहुत सारे भी बनते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी अपने ऑर्गन्स आएंगे उनको अपन देखेंगे कि वो किस किस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वगैरह से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, समझ गए ना तुम, मेरी भावनाओं को समझो। अब उससे पहले अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने ऑर्गन लिखवाए थे तो उसमें बकल कैविटी के नीचे मैंने आपको लिखवाया था फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स का क्या रोल होता है बच्चा, फेरिंग्स का क्या रोल होता है, तो मैं आपको डायग्राम बना के छोटा सा बता देती हूँ। इतना कुछ खास है नहीं उसके लिए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ। ठीक है, अब आप उसको ध्यान से समझना। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने से पहले बकल कैविटी के नीचे एक और ऑर्गन आता है ना, जिसमें अपन ने बात करी थी फेरिंग्स की। वो जो फेरिंग्स ऐसा चैम्बर होता है जो डाइजेशन के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो, जैसे ये अपना कोई एक इंसान है, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है ना, मैं थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगी, है ना। अब मैं इसमें आपको शो करती हूँ। हाँ, इतना बड़ा नहीं होता, मैं आपको दिखाने के लिए ये बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाना बस, है ना। ये इसके बहुत प्यारे प्यारे होठ है ना, भावनाओं को समझना आप। ठीक है, और ये नेज़ल, ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं, और ये है बच्चा नेज़ल चैम्बर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, नेज़ल चैम्बर है। ठीक है, इसकी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे। ये क्या है बच्चा अपने पास, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या कहलाता है, पैलेट। पता है ना आपको, अपन ने बात करी थी बकल कैविटी का जो रूफ होती है वो क्या कहलाती है, पैलेट कहलाती है। और इसके नीचे ये टंग होती है यहाँ पर, तो ये है टंग, और ठीक है, जो बकल कैविटी का फ्लोर बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, से समझाने के लिए डायग्राम बनाया है ना। ये क्या होता है अब, है ना, इसको अपन बोलते हैं यूवेला, यूव्यूला बोलते हैं इसको बच्चों, है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो खाने को इंटरनल मतलब जो नेज़ल चेम्बर होता है उसको जाने से, उसमें जाने से रोकता है। आपने ना अपना जब मुंह खोलते हो आप, तो मुंह खोलते हो तो अपना एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूवेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूवेला। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है, जब आप खाना नगलते हो तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है ताकि खाना आपके यहाँ पर ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा है अपना, ये पूरी चैम्बर अपना बकल कैविटी था। अब अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। ठीक है, तो फेरिंग्स बच्चों क्या होता है, ये वाला देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये वाला से लेकर ये वाला से लेकर ये वाला पूरा पार्ट आपके फेरिंग्स होता है, ये पूरा पार्ट आपके फेरिंग्स है। ठीक है बच्चों, ये तो अपनी बकल कैविटी हो गई, ये अपनी बकल कैविटी, और ये वाला पूरा पार्ट अपना फेरिंग्स है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन चैम्बर होता है फॉर फूड एंड एयर। यही क्वेश्चन आपके बहुत बार आ रखा है कि इसलिए अपन फेरिंग्स को रेस्पिरेटरी के साथ साथ, मतलब डाइजेशन के साथ साथ रेस्पिरेटरी के अंदर भी पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों। तो जो फेरिंग्स होता है ना, वो एक कॉमन चैम्बर होता है फूड एंड एयर का, क्योंकि देखो बच्चों, ये वो चैम्बर है जिसमें आपकी देखो यहाँ से हवा भी आ रही है, ठीक है, यहाँ से खाना भी आ रहा है, तो इसी चैम्बर के अंदर आपके खाना और हवा दोनों साथ में होते हैं, इसलिए इस चैम्बर को कॉमन चैम्बर कहा गया है डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर। अब बात ये आती है, यहाँ पर फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ, पहले इनका नाम बता देती हूँ ये क्या है। देखो बच्चों, ये है अपना ट्रैकिया, ये है अपना ट्रैकिया, समझ में आ गया आपको, है ना। ये है अपना ईसोफेगस, ईसोफेगस, ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं भी बताऊंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड, एससी का क्या मतलब है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ ये वाला जो फेरिंग्स होता है, जो यहाँ पर होता है, ठीक है, इस फेरिंग्स को अपन नाम देते हैं बच्चों नेज़ोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं। यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जिसमें सिर्फ एयर रहेगी, तो इसमें खाना तो आने से रहा, इसमें क्या रहती है, एयर रहती है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वो पार्ट है जिसमें खाना आता है। ठीक है, फेरिंग्स का वो पार्ट जिसमें क्या आता है, खाना आता है, तो इसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला,
ठीक है, जहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं लैरिंगो फेरिंग्स बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फेरिंग्स कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इंडिविजुअल। ये वो पार्ट आता है जिसमें फेरिंग्स में सिर्फ एयर आती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फेरिंग्स का वो पार्ट बताओ जिसमें, बहुत ईजी आते हैं इससे क्वेश्चन। तो नॉर्मली अभी तक इससे कोई इतना बड़ा क्वेश्चन बना नहीं है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। एक तो होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है अपने पास ओरोफेरिंग्स और दूसरा होता है अपने पास लैरिंगोफेरिंग्स। लेजोफेरिंग्स वो चैम्बर होता है जिसमें यहाँ से एयर पास आउट होती है, यहाँ से ओरोफेरिंग्स वो होता है जिसमें अपने ओरल फूड होता है ना। और लैरिंगोफेरिंग्स वो चैम्बर होता है फेरिंग्स का जिसमें लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है ना बच्चों, ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है लैरिंग्स, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी। और इसोफेगस के ऊपर कोई लैरिंग्स कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये तो था आपने नॉर्मल फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स में ये बात ध्यान रख लेना, फेरिंग जो होता है कार्टिलेज का बना होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, किसका बना होता है? कार्टिलेज का होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब पीछे देखो तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, ताकि निगलने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो किसका बना होता है बच्चों? ये फेरिंग्स किससे बने होते हैं, है ना। और इसमें छोटे छोटे सीले जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जो फूड को या किसी भी म्यूकस वगैरह को इधर से उधर है ना पास आउट कराने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलो, तो ये अपना फेरिंग्स कंप्लीट हो गया। अब अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो है अपना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसी के अंदर अपना ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कवर होगा। तो इसलिए मैंने एक ही हेडिंग डाल दी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, है ना। लॉजी का मतलब होता है ना स्टडी। तो मतलब आप एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जितने भी होंगे अभी अपन बात करेंगे, उनकी स्टडी यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो टिश्यू के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, इसका अपन पढ़ चुके बकल कैविटी का। तो इसमें वो हिस्टोलॉजी देखने को आपको नहीं मिलती है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस से लेकर लास्ट, तो अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगी तो वो ईसोफेगस से ही लेकर एनस तक का बनाऊंगी। आप बकल कैविटी को बाहर निकाल देना, ठीक है। आपको पता है कि माउथ और बकल कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये बात अपन को पता है। लेकिन जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो हिस्टोलॉजी के अंदर सिर्फ आप ईसोफेगस से लेकर एनस तक यानी ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन चारों का अपन को देखना है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलो, तो अब आपको एक बात और, अब इसको मिटाना, हटा दो इसको। अब बच्चों देखो क्या होता है। अब ये अपना हो गया। तो फेरिंग्स के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, फेरिंग्स इज अ कॉमन चेंबर ऑफ एयर एंड फूड। मैं लिख नहीं रही इस बात को, ठीक है, ये बात मैंने आपको बोल के बता दी, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन मेन स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल कितने टिश्यूज़ से मिलकर बना है ना। तो उसकी स्टडी करना, है ना, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। पहले मैं यहाँ बना देती हूँ, उसके बाद तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ईसोफेगस का। सबसे पहले ईसोफेगस पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों स्टमक का, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का। रिमेंबर द पॉइंट बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इस बात को प्लीज़ 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 ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको गौर करेंगे। रिमेंबर, ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये ऐसी नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल मैंने ऐसी बनाई है, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल ऐसी नहीं होती, टेढ़ी बाकी होती है, 9 मीटर की होती है, ठीक है। बट मैं समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट होगा ईसोफेगस, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा स्टमक, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है अपना एनस, ठीक है ना। और ये क्या है? ये माउथ है? नहीं, मैंने अभी आपको बोला कि आपको माउथ इंक्लूड नहीं करना है। तो ये क्या है फिर? ये ओपनिंग क्या होती है? अब आ जाओ वापस यहाँ पर, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, नोट करेंगे इस बात को। बच्चों देखो ध्यान से सुनेंगे, ये जो था ना, ये है अपनी ईसोफेगस, और फिर ये अपनी लॉन्ग आगे जाके स्टमक वगैरह में चेंज होते होते और ये एनस में जाके ओपन होती है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं बच्चे गलेट। तो अगर आपसे पूछे अब गलेट, ये है गलेट, तो ये है गलेट जिसके अंदर खाना एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होगा, तो खाना यहाँ पर एंटर होगा,
ठीक है, तो खाना यहाँ पर एंटर होता है। अच्छा ये तुमको वो तो नहीं है, अच्छा मैं बता देती हूँ, ये क्या है अपनी, ये है ट्रेकिया जो आगे जाके दो में बट जाती है, लंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ट्रेकिया की इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं बच्चों ग्लोटिस। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लोटिस कहेंगे। ध्यान रखेंगे, ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको अपन बोलते हैं एपीग्लोटिस। एपी का क्या मतलब होता है, ऊपर, तो ग्लोटिस का मतलब ओपनिंग और एपी मतलब ऊपर। तो ग्लोटिस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं मतलब एक फ्लैप होता है जिसको अपन बोलते हैं एपीग्लोटिस, जो खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से हवा आ रही है, हवा को यहाँ जाना है और खाने को यहाँ जाना है, तो यहाँ क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि चांसेस पूरे हैं कि खाना यहाँ पर जा सकता है। तो ये फ्लैप बंद हो जाता है जब आप स्वेलिंग करते हो, जब आप निगलते हो खाने को, तो एपिग्लोटिस बंद कर देता है ताकि खाना कहाँ चला जाए, अपने ईसोफेगस में। अब अपन को ईसोफेगस पढ़ना है, मतलब अपने गलट यानी एलिमेंट्री कैनाल में चला जाए। अब सुनो, काम की बात ये है कि जो ट्रेकिया होता है ना, वो अपनी बॉडी के वेंट्रल साइड होती है, यानी आगे की तरफ होती है, और जो ईसोफेगस होती है मतलब ईसोफेगस जो होती है वो अपनी ट्रेकिया के पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर साइड यानी डोर्सल साइड होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ये नंबर ध्यान रख लो। सबसे पहले ट्रेकिया होता है, बीच में होती है ईसोफेगस, देन पीछे की तरफ होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, रिमेंबर द पॉइंट बच्चों। ये क्वेश्चन आपके आ रहा है, यानी पोस्टीरियर साइड होती है, एंटीरियर साइड होती है अपनी ट्रेकिया और पीछे की तरफ होती है अपनी ईसोफेगस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखो। मुझे पता है आप बहुत वैसे बहुत होशियार हो, तो मैं इसको हटा दूँ, अब इसको हटा देते हैं अपन ना। ठीक है, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपन को क्या पढ़ना है, हिस्टोलॉजी। तो एक एक करके अपन देखेंगे, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी मैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ईसोफेगस का, फिर अपन पढ़ेंगे स्टमक का, फिर अपन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और देन अपन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें सबसे ज़्यादा इन तीनों का पूछा जाता है। तो यही तीनों अपन को मेन पढ़ना है, और आपके NCERT के सिलेबस में भी यही वाला आपको दे रखा है। चल, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बोला यानी ये वाला पार्ट, तो मैं इतना सा पार्ट बना दूँ। ठीक है, तो मान लो ये अपनी ईसोफेगस है। ठीक है, ये गलेट है, ये ईसोफेगस बनाई मैंने। ठीक है, ये एक ओपनिंग है ना, और ये स्टमक है। इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर बात करेंगे। अपन को मतलब है सिर्फ इस वाले से। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है बच्चों, मैं आपको बता चुकी थी 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर। तो 9 मीटर में 22 से 25 सेंटीमीटर होती है अपनी ईसोफेगस। ठीक है, अब जब अपन इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं, अब रिमेंबर, अब अपन देखते हैं ध्यान से। नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं। मान लो ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, मैं ईसोफेगस नहीं बता रही, पूरी एलिमेंट्री कैनाल बता रही हूँ। ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है बच्चों, जब इस एलिमेंट्री कैनाल को आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाली ओपनिंग होगी गलेट, ऊपर वाली ओपनिंग की गलेट। एलिमेंट्री कैनाल मैं फिर बोल रही हूँ माउथ होती है ओपनिंग, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए आपको गलेट बता रही हूँ। ठीक है, ये है गलेट और ये है एनस, समझ गए। इसी में ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड हो गया। ठीक है, जब आप इस ट्यूब को देखोगे तो आपको पता है ये ट्यूब है, बहुत बड़ी होती है, छोटी बता रही हूँ। जब आप इसको ट्यूब को जब ऐसे देखोगे नॉर्मल, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डाइसेक्ट करोगे, जब आप इसको कट करोगे, तब आपको मान लो जैसे मैंने इसको कट कर दिया मैंने। अब जब कट करोगे तो आपको यहाँ पर राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर की तरफ आपको 4 टिश्यू की लेयर दिखेंगी, 4 टिश्यू की लेयर दिखेंगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल 4 टिश्यू की लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप एपिथेलियम भी बोल सकते हो, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, फाइबर्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर टिश्यू होते हैं, 4 टिश्यू लेयर होती है। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। और ये चारों लेयर ही इन चारों ऑर्गन्स में पाई जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देती हूँ कि कौन कहाँ होता है। लेकिन अगर ये चारों ही सब में इन चारों के अंदर है, तो फिर डिफरेंस किस चीज़ का है? अरे भाई, जब आपको पता है कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा यहाँ पर, तो वो भी इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन इसको कट करके, जब एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखेंगे तो आपको 4 टिश्यू की लेयर दिखेगी। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों, है ना, सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है ये। इसको अपन बोलते हैं बच्चों सिरोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिरोसा। ठीक है, क्लियर है ना। ये आपको बाहर से दिख जाएगी, सबसे आउटर वाली होती है। बच्चा मैं कहाँ से जा रही हूँ? आउटर से इनर की तरफ जाऊँगी। यहाँ से आउटर है और यहाँ इनर आएगा सबसे अंदर की तरफ।
ठीक है। तो आउटर से इनर की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है। अब जस्ट इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर वाली लेयर आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसके जस्ट अंदर वाली होती है बच्चों मस्क्यूलरिस, ठीक है। कौन सी होती है? मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस लेयर ये होती है और ये होती है मस्क्यूलरिस जो लेयर होती है बच्चों, वो दो मसल से मिलकर बनती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक ये वाली होती है सर्कुलर मसल, ठीक है। और ये वाली दोनों लेयर मिलके आपस में कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल की दूसरी लेयर, जिसका नाम है मस्क्यूलरिस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई अपने पास दो लेयर, ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखोगे तो इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको एक कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर दिखेगी आपको, ये वाली, ठीक है, जिसका नाम होता है बच्चों सब म्यूकोजा। और इस सब म्यूकोजा के अंदर आपको फ्लूइड दिखेगा, कनेक्टिव टिश्यू दिखेंगे, ब्लड वेसल्स दिखेंगे, नर्व फाइबर दिखेंगे। अभी बनाऊंगी इसको साइड में, पहले चारों बना दूं। और लास्ट में सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो होती है बच्चों सबसे इनर वाली, और ये वाली लेयर कहलाती है बच्चों म्यूकोजा लेयर कहलाती है। तो हो गई चार। फर्स्ट है सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, उसके अंदर मस्क्यूलरिस दो मसल से मिलकर बनती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। ध्यान रखेंगे आउटर कैसे ध्यान रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल में ओ आ रहा है तो ओ फॉर लॉन्गिट्यूडनल, ओ से यहाँ पर आ गया आपने आउटर, ध्यान रखना इस बात को, और इनर सर्कुलर, ठीक है। तो दो मसल से मिलकर बनती है। देन सर्कुलर मसल्स के नीचे होती है सब म्यूकोजा, ठीक है। सब म्यूकोजा के नीचे होती है आपके म्यूकोजा सबसे इनर वाली लेयर होती है, ठीक है। तो जब आप इन चारों को देखोगे तो मैंने तो ये एक छोटा सा कट बना के छोटा सा एक जूम करके बनाया। अब मान लो जैसे ये मैंने अब ये बनाई थी, तो अब आप इसको यू देखोगे तो आप ये यू देखोगे तो गोल गोल दिखेगा आपको। तो सबसे बाहर वाली आपको दिखेगी सिरोसा, ये है सिरोसा। फिर अंदर वाली आपको कौन सी दिखेगी, लॉन्गिट्यूडनल, फिर दिखेगी मस्कुलर, तो ये मस्क्यूलरिस। फिर डॉट 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 वाली दिखेगी आपको सब म्यूकोजा, है ना, डॉट 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 वाली, और सबसे अंदर की तरफ दिखेगी आपको म्यूकोजा। तो ये वाली लेयर कौन सी है, म्यूकोजा। अब इसके म्यूकोजा के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है यहाँ पर। अरे भाई खाना किसके अंदर जाएगा भाई, ये समझ गए, ये अपने चार लेयर थी, तो ये चारों लेयर अंदर। अब बीच में एक ओपनिंग भी तो होनी चाहिए जिसमें खाना अंदर जाएगा। अब ओपनिंग ही नहीं हो तो खाना अंदर कहाँ जाएगा फिर। तो इस ओपनिंग को, इस कैविटी को अपन बोलते हैं ल्यूमन। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली में, ल्यूमन है। समझ में आ गया। तो ल्यूमन क्या होती है, एक कैविटी होती है, एक एम्प्टी स्पेस होता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो अपन ने क्या बात करी, तो अपन ने देखा कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल चार टिश्यू की लेयर से मिलकर बनता है ना। पहली होती है सिरोसा। अब अपन बात करते हैं किस किस की बनी होती है, ठीक है। सिरोसा बनी होती है फाइब्रस यानी फाइबर की। तो सिरोसा लेयर बनी होती है फाइब्रस लेयर कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री कैनाल की फाइब्रस लेयर का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, सिरोसा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, जो स्ट्रेच होने की क्षमता रखती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा है मस्क्यूलर, तो पता है आपको मसल से मिलकर बनी होगी, ये तो बात आपको ध्यान है। सब म्यूकोजा बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, फ्लूइडिटी नेचर का होता है। तो इसी सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व फाइबर भी होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को बच्चों। क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी टिश्यू लेयर वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, प्लस वो उसके अंदर मतलब किसमें ब्लड वेसल और वो पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे सब म्यूकोजा में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, और जिसका नाम है म्यूकोजा। क्यों बोला मैंने बच्चों, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों। चारों ऑर्गन में, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, चारों में ये तीनों बिल्कुल सेम रहेंगी, सिरोसा, मस्क्यूलरिस और सब म्यूकोजा। ये आपको सब जगह इन चारों में सेम पढ़नी है। तो फिर आप ये भी तो सोचो, फिर अगर ये चारों पांचों अगर सेम होती तो फिर डिफरेंस क्या होता। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, म्यूकोजा लेयर ही ऐसी लेयर है जो सबसे तो इनर होगी, यानी ल्यूमन के जस्ट पास में होगी, यानी खाना यहाँ होगा, और वो खाना किसके टच में होगा, म्यूकोजा के। ये तो समझ में आ गया। तो यही म्यूकोजा लेयर इन चारों के अंदर मॉडिफाइड होके चेंज होती रहेगी और कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी, लाइक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह। अरे तभी तो डिफरेंस होगा। अरे फिर डिफरेंस ही नहीं होगा अरे चारों में एक साथ एक में। ये मैंने आपको चार एक नॉर्मल बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में चार लेयर होती है, लेकिन अब जब ईसोफेगस पढ़ेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, इनमें थोड़ा तो डिफरेंस होगा। जब स्टमक पढ़ेंगे तो इन चारों में से क्या डिफरेंस होगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब आप इनको इंडिविजुअल पढ़ोगे तो इन चारों में से म्यूकोजा लेयर ही आपको डिफरेंस करेगी,
ठीक है। तो यही म्यूकोसा लेयर चेंज होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईसोफेगस के अंदर म्यूकोसा लेयर कुछ चेंज नहीं करती, सिर्फ म्यूकस सीक्रेट करती है। स्टमक में म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस म्यूकोसा लेयर क्रिप्स ऑफ लिबरकन बनाती है, समझ में आ रहा है, और विलाय भी बनाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जगह पर विलाय बनाती है और कुछ जगह म्यूकस सीक्रेट करती है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ, तो किसके बेस पे? सिर्फ इसके बेस पर, क्योंकि यही है जो खाने के टच में है। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूकोसा लेयर इन चारों ऑर्गन में चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कि इसकी फंक्शन किस हिसाब से है, किस तरह से वो डाइजेस्ट करवाएगी खाने को, उस हिसाब से ये चेंज होती रहती है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रख। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया कॉमन डायग्राम है कि आपको ये चारों तो चीज़ें इसमें दिखेगी, लेकिन अब क्या क्या चेंजेस हैं वो अपन को एक एक करके पढ़ना है। समझ में आ गया? तो ये तो था नॉर्मल हिस्टोलॉजी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। कि अगर आपसे पूछ ले एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में कौन कौन सी लेयर होती है, तो आउटर सिरोसा, अंदर वाले बीच वाले मस्कुलर, फिर इसके अंदर वाले सब म्यूकोसा और लास्ट म्यूकोसा। फिर अगर आपसे हैशटैग करके पूछ ले ईसोफेगस में बताओ, स्टमक में बताओ क्या डिफरेंस होगा, तब अपन एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले ईसोफेगस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी। सेम सब कुछ सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमें भी सेम, बाहर सिरोसा होगी, बाहर अंदर वाले मस्कुलरिस, फिर इसके बीच वाले सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। लेकिन आपको मैं बता दूं ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन होता है बच्चों जो कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस की म्यूकोसा लेयर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, बस म्यूकस सीक्रेट करती है। तो ईसोफेगस की जो म्यूकोसा लेयर होती है ना बच्चों, सब कुछ सेम है, बस इसकी म्यूकोसा लेयर म्यूकस सीक्रेट करेगी और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में वाटर सीक्रेट करती है, बस बिल्कुल थोड़े अमाउंट, फ्यू अमाउंट में वाटर ही म्यूकस। अच्छा मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगी, वाटरी म्यूकस सीक्रेट करेगी। अब इसका क्या रीज़न है मैं इसका बताती हूँ। यानी ईसोफेगस के अंदर जो ये मान लो ईसोफेगस के लिए ये बनाई मैंने, ईसोफेगस का बनाया मैंने, मान लो ईसोफेगस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो ईसोफेगस में जो म्यूकस है वो म्यूकस तो सीक्रेट करेगी म्यूकस, लेकिन वो जो म्यूकस होगा वो बहुत पतला होगा, वो बहुत कैसा होगा, थिन होगा, बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा, पतला होगा, और उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी वो स्टिकी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये लाइन में आपको क्यों बोला, इसका रीज़न मैं आपको स्टमक वाले में बताऊंगी, क्योंकि स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर है वो म्यूकस तो सीक्रेट करती है, लेकिन वो म्यूकस बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ईसोफेगस म्यूकस। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ईसोफेगस से कुछ ध्यान नहीं रखना, ईसोफेगस एक ध्यान रखो कि ईसोफेगस का जो काम होता है, मैं फंक्शन बताऊंगी अभी। ईसोफेगस जो होता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में सब कुछ ये होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैम फ़र्क क्या है, आप ये बताओगे कि ईसोफेगस की म्यूकोसा कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, नो एंजाइम सीक्रेट, कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, यही तो अपन ने मतलब सीखा था डाइजेशन का, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ इसमें जो म्यूकोसा लेयर है वो म्यूकस सीक्रेट करेगी। अब इस म्यूकोसा का क्या फंक्शन है मैं आपको बताती हूँ। बच्चों आपने नोटिस करा होगा, नोटिस तो क्या करा, मतलब आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर HCl सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। म्यूकस का कारण क्यों है, क्यों म्यूकस आपकी हर एलिमेंट्री कैनाल में, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो म्यूकस बहुत कॉमन पढ़ो। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो म्यूकस होती है वो एसिडिटी, ज़्यादा एसिडिटी या ज़्यादा बेसिसिटी से बचाने का काम करती है एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब स्टमक में HCl सीक्रेट हो रहा है तो वो ऊपर जाने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ म्यूकस बहुत पतला होता है। यही रीज़न है कि जब एसिडिटी होती है तो अपना सीना बहुत जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि म्यूकस बहुत पतला होता है यहाँ पर, लेकिन पेट नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि पेट में म्यूकस बहुत मोटा होता है जो उसको बचाने का काम करता है। लेकिन अपनी ईसोफेगस की तरफ अगर HCl आ जाता है तो अपन को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि अपनी म्यूकस बहुत पतली है, वहाँ पर देख लो बहुत पतली म्यूकस होती है, और स्टोमक में बहुत मोटी म्यूकस होती है जो उसको बचाने का काम करती है। आया समझ में? खैर अपन आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें, बट ये बात एक कॉमन है कि ईसोफेगस में नो डाइजेशन, लिख लेना, नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज इसकी म्यूकोसा कोई एंजाइम सीक्रेट करती ही नहीं है। तो फिर इसका फंक्शन क्या है? इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्योंकि बच्चों जब खाना जब नीचे जाता है तो बहुत चिपचिपा होता है, सलाइवा जैसा, और इसका अंदर का जो ल्यूमन होता है वो भी बहुत चिपचिपा होता है, तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ अगर खाना अगर चिपक गया तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो ये क्या करता है, ऐसे वेवी मूवमेंट करता है, ऐसे वेवी मूवमेंट करता है, इसको अपन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के थ्रू जो खाना होता है वो खसक खसक कर नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये आपका ईसोफेगस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको एक बार देखो,
ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। स्वेलिंग करना, निगलना, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके हाथ में होती है तो मैं उसको वॉलेंटरी एक्शंस बोल सकती हूँ। हाँ मैम बिल्कुल बोल सकती हूँ। दो शब्द होते हैं ना, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? वॉलेंटरी का मतलब होता है जो आपके हित में है, जो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं हाथ को मेरे हिला रही हूँ, हाथ को ऐसे कर रही हूँ, तो ये मेरे हित में है, मैं अपनी कंट्रोल में, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। मैं नहीं करना चाहती तो मैं अपने हाथ को नीचे रख दूँगी। तो ये वॉलेंटरी एक्शंस है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंटरी क्या होते हैं? जैसे आपके डाइजेशन होना, आप सांस ले रहे हो, सांस अंदर ले, आप जितना कोशिश करो आपके हार्ट बीट होना, वो आपकी मदद से नहीं रुकेगा। अगर उसको रुकना होगा तो वैसे रुक जाएगा, वरना वो चलता रहेगा। तो ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं होते उनको इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से। अब बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ इसको बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ईसोफेगस का, इसमें मसल्स होती है, ठीक है। अब ध्यान करो, अपने अंदर 3 तरीके की मसल्स होती है, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स हार्ट में होती है तो उसको साइड में रखो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अपन को मतलब है 2 से, स्केलेटन और स्मूथ मसल। अगर आपको ध्यान हो, स्केलेटन मसल वॉलेंटरी मसल्स होती है जो अपने कंट्रोल में होती है, जो स्केलेटन पता के हिसाब से चलती है, पता नहीं तो। और स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में होती है जो अपन पे कंट्रोल नहीं होती, वो अपने हिसाब से काम करती है। तो ध्यान है ना बच्चों मैं आपको बताऊँ, ये वाला हिस्सा अपने गले के इधर होता है, तो जो स्वेलिंग करने में मदद करता है। स्वेलिंग करना आपके हित में होता है। तो इधर जो मसल्स होती है वो होती है, यानी इसका एलिमेंट्री के ईसोफेगस का 1/3 पार्ट स्केलेटन मसल का बना होता है, ऊपर वाला, ठीक है। सबसे नीचे वाला पार्ट, अब नीचे चले गए पेट में, तो अब अपने कोई कंट्रोल में नहीं है, अब अंदर जाके क्या करता है अपन को कोई मतलब नहीं है। तो ये किस मसल्स का बना होता है? ये 1/3 किसका बना होता है? ये 1/3 बना होता है बच्चा स्मूथ मसल का। ये अपने कंट्रोल में नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चा बीच वाला, ये 1/3 पार्ट बोथ, दोनों याद रखेंगे, स्मूथ और स्केलेटन दोनों का बना होता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया ईसोफेगस। तो क्या बताया मैंने, ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट जो अपने हिसाब से होता है, मतलब अपने कंट्रोल में होता है, तो वो किस मसल का बना होता है? स्केलेटन मसल का। यानी इसके अंदर जो मसल होगी ना ऊपर वाले में, वो यहाँ पर वो कौन सी मसल होगी? स्केलेटन मसल्स होगी, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो दोनों मिलेगी आपको, और जब बिल्कुल ही नीचे इंटरनल ऑर्गन अंदर की तरफ जाओगे, जब जहाँ पर स्टमक आ जाता है, तब तो अपने कंट्रोल में होता ही नहीं। तो वो किसकी बनी होती है बच्चे? स्मूथ मसल की, जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। ऑब्वियस बात है, जब खाना निकल जाओगे उसके बाद कोई तुम्हें पता रहता है कि खाना कहाँ गया, तुम कितने कोशिश कर लो बाहर आ ही नहीं सकता जब तक स्फिंक्टर नहीं ओपन होते। वो अलग चीज़ है, वो अपन आगे देखेंगे, उल्टी होना वो अलग चीज़ है। समझ में आ गया? तो ये अपने ईसोफेगस था, क्लियर, पूरी तरह से गॉट इट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे स्टमक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, स्टमक की बात करते हैं। तो हटा दूँ मैं इसको, देख लो। तो पहला बस ईसोफेगस की काम है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करना, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करके खाने को स्टमक तक पहुँचाना, ठीक है। तो इसके अंदर मसल्स होती है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन करके खाने को नीचे पहुंचाता है स्टमक में। क्लियर बच्चों? प्लीज़ बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। और जो मसल वाला बताया टॉपिक मैंने, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये आपके क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आ जाते हैं क्वेश्चन, प्लीज़ इसको ध्यान रखना ना। तो अगर आपसे पूछे कि ईसोफेगस का एंटीरियर पार्ट कौन सी मसल्स का बना होता है, तो बताना स्केलेटन मसल, और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा मसल बना होता है? स्मूथ मसल का। क्लियर बच्चों? चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना स्टमक। इसको हटा दूँ मैं, अच्छा इसको हटा देते हैं, हटा दो। चलो अब अपन बात करते हैं अपने स्टमक की, ठीक है। स्टमक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्टमक में अब पूरा टॉपिक ही अपना स्टमक पे चलेगा, ध्यान से देखो। ये अपना ईसोफेगस था, छोटा सा बना रही हूँ बच्चों में, है ना, और ये अपना स्टमक है। ठीक है, ये अपना स्टमक, ठीक है। अच्छा, स्टमक में भी सेम यही चारों चीज़ें होती है। पहले ये बताने से पहले मैं आपको स्टमक के पार्ट बता देती हूँ, ठीक है। देखो, हाँ देखो, ये वाला पार्ट जो बल्जिंग पार्ट होता है, ठीक है। पहली बात तो मैं बता दूँ, स्टमक कैसा होता है? जे शेप का होता है, पता है ना बच्चों। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक मैं लिख दो इसको, कैसे शेप का होता है बच्चों? ये जे शेप का, ठीक है। अब देखो, ये होता है डायफ्राम।
डायफ्राम है कहाँ होता है स्टमक, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं फंडिक पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो इधर खिसका हुआ है इसको अपन बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ये वाला पार्ट जो ये बीच की कैविटी होती है इसको अपन बोलते हैं बॉडी, और जो एंड वाला पार्ट होता है जो नैरो की तरफ आ रहा है इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब बात आप सुनेंगे ध्यान से। देखो बच्चों कार्डियक शब्द रिलेटेड है आपके हार्ट से, तो अपना हार्ट लेफ्ट साइड होता है ना, तो ये इस तरफ खिसका हुआ इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, और ये ऊपर की तरफ बल्जिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन फंडिक पार्ट, नैरोयर पार्ट बोलते हैं जो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है उसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। और जो बीच वाली कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे आप, है ना। अच्छा अब क्या होता है बच्चों, अब अपन इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब अब अपन इसके देखते हैं। सब कुछ सेम है, मैं मिटाऊंगी नहीं, मैं पूरा ऐसा कैसा रहेगा, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर डिफरेंस है क्या। अब सुनो यहाँ डिफरेंस दो चीज़ें, कैसे, पहला म्यूकोजा को तो पता ही चल गया होगा कि मैम म्यूकोजा में चेंज होगा, क्योंकि म्यूकोजा जो होगी किसकी, स्टमक की, वो किस में चेंज होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड में चेंज होगी, ठीक है। तो स्टमक की म्यूकोजा गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगी, कैसे बनाएगी वो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ बच्चों, एक बात ध्यान रखना, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलरिस लेयर दो मसल से मिलकर बनती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर मसल, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर होगी, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सब में सेम होगा। लेकिन स्टमक में मस्कुलरिस 3 लेयर से मिलकर बनता है, 3 मसल से मिलकर बनता है। सबसे बाहर वाली होगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, बीच वाली मिडल होगी सर्कुलर, और सबसे अंदर होगी ऑब्लिक मसल। ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाई जाती है, तो स्टमक में सब कॉमन है, बस यहाँ पर एक मसल और ऐड कर दो, उसका नाम है ऑब्लिक मसल, सिर्फ और सिर्फ स्टमक में होगी। और यहाँ पर एक बात और पता चली कि लॉन्गिट्यूडनल तो आउटर तो नॉर्मल सब में होती है, लेकिन सर्कुलर सब में किस में होती है, इनर होती है, लेकिन स्टमक में सर्कुलर मिडल आ गई, देख लो, और ऑब्लिक यहाँ इनर हो गई। तो ये एक डिफरेंस हो गया जो आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, ऑब्लिक मसल्स कहाँ पाई जाती है, एडिशनल मस्कुलर लेयर या मसल लेयर विच इज प्रेजेंट ओनली इन द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्टमक। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, इस बात को प्लीज़ बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक, वो है म्यूकोजा। म्यूकोजा आपको नॉर्मल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये म्यूकोजा लेयर कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी बच्चों, देखो अब ध्यान से दिखना ना, ये देखो ऐसी लेयर ऐसे चेंज हो जाती है। तो ये जो बनाया ना, ये क्या है, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड, समझ में आ गया, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर का आप अपन पार्ट यहाँ पर इस डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, पढ़ेंगे उसके सेल्स देखेंगे, है ना, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या रोल निभाती है, ठीक है। तो स्टमक की म्यूकोजा लेयर अंदर की तरफ सब म्यूकोजा की तरफ अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होके एक ब्रांच सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, सिंपल ब्रांच, है ना, और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसका नाम क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड का अपन को अब डायग्राम देखना है, ठीक है। चलो और मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अब हटाना पड़ेगा मेरे को, अब काम करते हैं, इसको हटाते हैं, हटा दो बच्चों, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, देखो अब मैं बाहर की तरफ बनाऊंगी, ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये है म्यूकोजा लेयर है, और ये क्या है, सब म्यूकोजा है। क्या है बच्चों, सब म्यूकोजा, ये रेड से बनाऊंगी, कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, ठीक है। और ये अपनी म्यूकोजा, तो ये मैं नाम लिख देती हूँ, ये तो है सब म्यूकोजा, ठीक है, ये है अपनी म्यूकोजा। समझ गए ना बात को, समझाने की जरूरत तो नहीं है, उल्टा बना दिया मैंने, तो सब म्यूकोजा के अंदर ही देखो ना, ठीक है। हाँ अब देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों एक ऐसी ग्लैंड है जो
गैस्ट्रिक जूस बनाएगी। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं होगा, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो अपन देखेंगे, जो अलग अलग सेल सिक्रेट करती है। तो कुल मिला के 6 तरीके के अलग अलग सेल से मिलकर बनता है, लेकिन अपन को मेन तो 4 या 5 ही पढ़नी है जो अपने सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहली जो सेल होती है वो होती है बच्चों, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर है ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहली सेल होती है बच्चों गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहली बात तो ये जिसका बताऊँ सिर्फ उसी का ध्यान रखना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसको म्यूकस सेल भी बोलते हैं बच्चों। तो समझ में आई क्या होगा, ये क्या सिक्रेट करेगी बच्चों, ये क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी, जो किससे प्रोटेक्ट करेगी, HCl से प्रोटेक्ट करेगी। तो जो म्यूकस सिक्रेट करेगी ये, है ना, तो वो यहाँ पर वो कैसा होगा, थिक म्यूकस होगा। कैसा होगा बच्चों, थिक होगा। ये बात आपको बताई थी मैंने पिछले पहले। फिर म्यूकस सिक्रेट करेगी वो कैसा होगा बच्चों, थिक होगा, बहुत मोटा होता है बहुत। इसमें वाटर कंटेंट कम होता है और जो सब्सटेंस जो मेन होता है जो HCl से बचाने काम करता है वो कंटेंट ज़्यादा होता है। ईसोफेगस में म्यूकोसा लेयर जो म्यूकस सिक्रेट कर रही थी उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा था, इसलिए वो पतला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। चलो बढ़िया। दूसरी जो सेल होती है ना, यहाँ होती है बीच बीच में, है ना, यहाँ होती है बेस। इसका नाम होता है बच्चे चीफ सेल, चीफ नहीं, चीफ सेल या पेप्टिड सेल, है ना, या जाइमोजन सेल। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये सेल 3 एक ही है और ये कहाँ होती है, बेस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस पे प्रेजेंट होती है। इसका काम समझ में आ गया होगा। ये क्या सिक्रेट करेगी, ये सिक्रेट करेगी एंजाइम्स। क्या सिक्रेट करेगा बच्चों, ये एंजाइम सिक्रेट करेगा। 3 तरीके के एंजाइम सिक्रेट करेगा। पहला पेप्सिनोजन, ठीक है, दूसरा प्रोरेनिन, ठीक है, और तीसरा माइल्ड का मतलब होता है कम, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। बच्चों लाइपेज वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ये क्वेश्चन आपके 2017 और 19 में पूछ रखा है, तो इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल है जो एंजाइम सिक्रेट करती है, तो ये तीनों में से अगर एक भी नाम आ जाए तो ये तीनों में से एक ही है ये, ठीक है। तो ये तीनों ये एंजाइम सिक्रेट करती है, ठीक है। तीसरा है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल। ये बीच बीच में होती है, यहाँ पर ऐसे बीच बीच में होती है ये, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल को एक और नाम बोलते हैं बच्चों, और वो क्या होता है, पैराइटल सेल, ठीक है। पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करेगी बच्चों, HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये 2 चीज़ें फैक्टर सिक्रेट करती है। HCl क्या करेगा, अपन आगे देखेंगे इसके फंक्शन की। ये तो पहले एंजाइम्स को, यानी HCl एंजाइम के फंक्शन के लिए एक ऑप्टिमम pH देता है और उस एंजाइम को एक्टिव भी करेगा, ठीक है। दूसरा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। खैर इसकी अपन चर्चा करेंगे डाइजेशन के अंदर, ठीक है। चलो बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक बात मैं बता दूं आपको, ये एंजाइम जो सीक्रेट हो रहे हैं ये एंजाइम अभी पूरी तरह से इनएक्टिव है। एक बात ध्यान रखना, किसी के भी नाम के पीछे नोजन और किसी के भी नाम के किसी के नहीं, मतलब किसी एंजाइम के पीछे नोजन और किसी एंजाइम के आगे प्रो लग जाए तो वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो बच्चों ये जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो ये एक्टिव किसकी वजह से होते हैं, HCl की वजह से। ये मैं डाइजेशन में समझाऊंगी आपको, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ नॉर्मल। तो HCl क्या करता है, क्या करेगा बच्चों, इन एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा, है ना, HCl क्या करेगा, इन एंजाइम को एक्टिव करेगा। और ये जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक नेचर पे काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके आ रखा है, ठीक है। ये दोनों तो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे, और ये होता है फैट डाइजेस्टिक एंजाइम जो फैट को तोड़ने का काम करेगा। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। ये क्वेश्चन आप बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाता है। देख लेना पेपर उठा के बच्चों, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत 2-3 बार पूछ रखा है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता। तो ध्यान रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर लाइपेज भी पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना ट्रिप्सिन नहीं होता है, ट्रिप्सिन इंटेस्टिनल जूस में होता है। ध्यान रखेंगे जो पेनक्रियाटिक जूस है वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 ही एंजाइम्स होते हैं, प्रोरेनिन, है ना, पेप्सिनोजन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अभी अपन कंपोजिशन की बात करेंगे तो मैं बताऊंगी इसको, ठीक है, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में। तीसरा मैंने बोला एक्जेंटिक सेल्स को पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, जो HCl के साथ साथ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है। ये फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यकता होता है। ये बच्चों आपकी NCERT की, ये जितना भी बता रही हूँ ना सब NCERT है,
ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तो सब कुछ दे रखा है, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ो तो पूरे 2-3 पैराग्राफ में पूरा सब कुछ दे रखा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ और सेल्स की। एक सेल्स होती है जिसका नाम है अर्जेंटेफिन सेल्स। कौन सी सेल्स होती है बच्चों? 4th नंबर की सेल्स हैं अर्जेंटेफिन सेल। अर्जेंटेफिन जो सेल्स होती है बच्चों, ये मतलब ऐसा बोलना चाहो, ये मान लो जैसे ये कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करती है, कुछ केमिकल भी सीक्रेट करती है, और ये इन सेल्स के लिए प्रिकर्सर होती है। तो ये हार्मोन भी सीक्रेट करती है, ठीक है, केमिकल भी सीक्रेट करती है, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखती है कि कौन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कौन कम तो नहीं हो रहा। समझ गए ना? ज़्यादा मात्रा में HCl होगा तो भी दिक्कत, तो ये कंट्रोल करेगी, कम मात्रा में होगा तो ये कंट्रोल करेगी। प्रिकर्सर का मतलब होता है ध्यान रखना कि भाई कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही, तो ये प्रिकर्सर की तरह भी काम करती है, ठीक है, जो नॉर्मल पाया जाता है। ठीक है, एक और सेल होती है जिसको हम बेसल सेल या स्टेम सेल कहते हैं। वो जो सेल होती है वो भी सेम ऐसे ही फंक्शन करती है। वो जो सेल्स होती है जो डीजनरेट सेल्स हो जाती है ना, वो भी एक तरीके के प्रिकर्सर की तरह काम करती है। जो डीजनरेट सेल्स हो जाती है, जैसे मान लो ये सेल डीजनरेट हो गई, ये सेल डीजनरेट हो गई, ये सेल डीजनरेट, तो उनको वापस से रिपेयर करने का, मतलब कुल मिला के ये जो 2 सेल्स, और जैसे एक और लिख देती हूँ मैं, स्टेम सेल और बेसल सेल, ये 2 सेल ऐसी होती है जो कोई सीक्रेट तो नहीं करती कुछ, लेकिन हाँ ये इन बाकियों सेल को ध्यान रखती है कि ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना। अपन को मेन जो पढ़ना था मैंने आपको बताया, इस बात पे प्लीज़ नोट करना जो मैंने आपको बोला। ये जो मैंने आपको जो ये नेक और जो बेस वाला पार्ट बताया है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आ रखा है। तो ये अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या देखना है? गैस्ट्रिक जूस मिला किससे? तो इस पूरे ने सब कुछ जो भी केमिकल बनाया है वो इस जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इधर इतना सब कुछ है और उस पूरे को मैं बोलूँगी गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिला हुआ है वो अपन यहाँ देख लेते हैं। कंपोजिशन बताऊँ? फर्स्ट सलाइवा का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था मैं 4 आपको जूस के कंपोजिशन बताऊंगी। फर्स्ट सलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस जो अपन पढ़ रहे हैं, तीसरा इंटेस्टिनल जूस और चौथा पैनक्रियाटिक जूस, मतलब तीसरा पैनक्रियाटिक और चौथा इंटेस्टिनल। ठीक है, तो देखो अब अपन पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन, तो पहले तो मैं इसका पीएच बता देती हूँ। तो इसका पहले चलो मैं आपको कंपोजिशन बता देती हूँ। पहला एंजाइम्स पेप्सिनोजन, नोट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है, प्रोरेनिन, ठीक है, और माइल्ड। बच्चों माइल्ड लिखना मत भूलना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, एंजाइम के साथ यहाँ म्यूकस होता है, बहुत ही थिक होता है ना। म्यूकस के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? HCl होता है। HCl के साथ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, ठीक है ना, और वाटर होगा कुछ मात्रा में, आयंस होंगे, ठीक है, और क्या रह गया? ये हो गया, बेसल हो गया, हाँ एक और चीज़ रह गई, हाँ एक होता है हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही होता है, और ये हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल, कब गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट होना है ऑर्डर देगा। अब तुम खाना नहीं खा रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर गैस्ट्रिक जूस भी नहीं है, स्टमक खाली है तुम्हारा पूरी तरह से पेट। जब तुम खाना खाओगे ना तभी तुम्हारे अंदर गैस्ट्रिक जूस बनेगा। तो ये कौन ऑर्डर दे रहा है कि भाई उसने खाना खा लिया है, तू अब सीक्रेट कर? गैस्ट्रीन हार्मोन, जो इंटेस्टिनल हार्मोन कहलाता है, या इसको एलिमेंट्री केनल हार्मोन कहते हैं। ये लोकल हार्मोन होता है, ध्यान रखना। लोकल हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? ऐसे हार्मोन जो सीक्रेट भी वही होते हैं और काम भी वही करते हैं, उनको लोकल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अपने अंदर जो मेन हार्मोन होते हैं ना बच्चों, वो सीक्रेट कहीं और से होते हैं, वो मेन हार्मोन होते हैं और काम कहीं और करते हैं। लोकल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो सीक्रेट वहीं से हो जाए, लोकल मतलब नॉर्मल अपना अपना काम कर ले, बस उसको पूरी जिम्मेदारी नहीं है पूरे शरीर की, उसको छोटा सा काम दे रखा है गैस्ट्रिक के बारे में। ये सीक्रेट भी वहीं से हो रहा है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है और ये वहीं पर ही अपना काम करेगी, तो उसको अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन। तो ध्यान रखना इस बात को। 4 तरीके के लोकल हार्मोन बताऊंगी आपको मैं, ठीक है, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया गैस्ट्रीन, 3 और बताऊंगी, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये बात, अब अपन बात कर लेते हैं इसके पीएच की। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 1.5 से 1.8 की वजह से होता है। क्यों होता है? HCl की वजह से। पता चल गया होगा HCl एसिडिक है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, स्टमक का मीडियम एसिडिक होना जरूरी है। क्या रीज़न है? क्योंकि स्टमक में जो एंजाइम सीक्रेट होंगे या गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होंगे वो एसिडिक नेचर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये तीनों ही एंजाइम एसिडिक नेचर पे काम करेंगे, वरना अदरवाइज नहीं काम कर सकते।
तो आपको पता है ना एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं काम करने के बिहाफ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, समझ में आया आपको? तो एक बार देख लो इसको, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के बारे में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है, तो एक बार इसको देख लो आप, फिर अपन इंटेस्टाइन का देखते हैं। हो गया, हटा दूँ मैं इसको। अपना लास्ट एक और टॉपिक है अपना, वो है कौन सा? इंटेस्टाइन है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इतना कुछ नहीं होता। अब अपना मेन टॉपिक है वो है अपना इंटेस्टाइन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और अगर 2-3 चीज़ें अगर छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाइजेशन में कवर करवा दूँगी पूरा, क्योंकि डाइजेशन में पूरा वापस बताऊँगी। तो एक साथ लेके चलेंगे सारी चीज़ों को, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हटा दूँ इसको पूरा साफ़ कर देते हैं। सेम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटी हुई रहती है। मैं इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। अब बच्चों हिस्टोलॉजी बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहती हूँ। इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी बताने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ, उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है, समझ गए ना बात को? अब सुनो अब हिस्टोलॉजी, स्मॉल इंटेस्टाइन हिस्टोलॉजी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं बच्चों? 4-5 स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर एक वाल्व की तरह होते हैं जो खाने को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, वो क्या करते हैं? हार्ट को ब्लड को वापस पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। वैसे ही यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं, 3-4 जगह होते हैं। जितना बार बढ़े पहले वो बताऊंगी, देन उसके बाद जब आए तो बताऊँ, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है यहाँ पर, तो अपने ईसोफेगस स्टमक बना, तो एक होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, तो वो स्फिंक्टर कहलाता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसको। कार्डियक समझ में आ गया क्योंकि इस साइड है इसलिए। स्फिंक्टर किसके बने होते हैं बच्चों? मसल्स के बने होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। एक मस्कुलर ऐसा होता है फ्लैप, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल राउंड सर्कुलर मसल्स का बना होता है। लिख देती हूँ मैं इसको, स्फिंक्टर किसके बने होते हैं? सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं जो ऐसे ओपन भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ओपन होते रहते हैं, ऐसे ओपन होते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक होता है यहाँ पर, दूसरा कहाँ होता है? दूसरा होता है बच्चों ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये खाने को यहाँ आ गया तो वापस से इधर जाने से रोकेगा, ये खाना यहाँ आ गया तो वापस इधर जाने से रोकेगा, ठीक है। और एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर,
ठीक है। ये होता है बच्चा, ये अपन आगे पढ़ेंगे इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये अपन जब लार्ज आएगा तब अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ तक पढ़ लिया जो मैंने बताया। तो ये दो अपन ने पढ़े। तो पहला ईसोफेजियल जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। पोजीशन आपको पता है, ईसोफेजियल कहाँ होगा, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, पाइलोरिक कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं स्टमक। स्टमक की लेंथ होती है 6 मीटर, ठीक है। स्टमक 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसका नाम है ड्यूडिनम, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों जेजुनम, ठीक है। और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यूडिनम जो होता है बच्चों वो सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कैसे आकार का होता है, शी शेप का होता है, ठीक है। जेजुनम और इलियम जो होता है ये दोनों हाईली कोइल्ड होते हैं, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसका जो फीट ये 8 फीट तक का होता है और ये 12 फीट तक की होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आपको ध्यान, तो ये जो पार्ट बनाया है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं ड्यूडिनम। ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे जेजुनम और ये वाला जो पार्ट होगा उसको अपन बोलते हैं इलियम। इलियम सबसे लंबा पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी बॉडी में ऐसा, या एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो आप बता सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ होता है, ड्यूडिनम और जेजुनम में होता है। इलियम में भी होता है, ठीक है, हाँ ना, लेकिन इनकी कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की। तो आपको पता है सेम इसकी बाहर वाली सेम से, अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, तीनों में सेम बाहर वाली सिरोसा, ठीक है, अंदर वाली मस्कुलरिस, है ना बच्चों, अंदर वाली, फिर इससे सब म्यूकोजा और सबसे अंदर वाली आपके कौन सी है बच्चों, म्यूकोजा, ठीक है, ये होती है। पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से सुनना प्लीज़, इसको अच्छे से लिख लेना, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडिनम वाला पार्ट होता है, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके अंदर भी तीनों लेयर हो, ये चारों होंगी, और इन पूरे के अंदर ही सब, मतलब पूरे में ही सब कुछ है। लेकिन ड्यूडिनम वाले के अंदर, ड्यूडिनम वाले के सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड, जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में पाई जाती है। लेकिन अब नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो ग्लैंड होती है सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में पाई जाती है। यानी सब म्यूकोजा में भी ये ग्लैंड है, लेकिन सिर्फ किसके अंदर, सिर्फ ड्यूडिनम के सब म्यूकोजा में। तो ये है काम की बात। तो ये क्या है बच्चों, ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरे ढंग से बताऊंगी, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही ड्यूडिनम, अब पूरे इस, तो आपको तो ये तो समझ में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन पार्ट ये वाला है। तो इस वाले पार्ट में जब अपन आगे की तरफ जाते हैं तो इनकी जो म्यूकोजा लेयर होती है वो फोल्डेड हो जाती है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको अपन विलाय बोलते हैं। आई होप ये तो अच्छे से पता होगा आपको। तो जब अपन इसकी म्यूकोजा लेयर को देखते हैं बच्चों तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखता है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है और ये नीचे है म्यूकोजा, ये है अपनी सब म्यूकोजा, ठीक है बच्चों, और ये है अपने पास म्यूकोजा। तो इलियम और जेजुनम की म्यूकोजा लेयर फोल्डेड हो जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, इनवेजिनेट हो जाती है और इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं विलाय। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं विलाय, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर क्या ये ल्यूमन है ना, ये तो समझ में आ गया, ये तो ल्यूमन है, यानी यहाँ पर खाना होगा जो भी होगा, ठीक है। विलाय के ऊपर ब्रश बॉर्डर, यानी कुछ ब्रश जैसी और स्ट्रक्चर्स होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को, जिनको अपन बोलते हैं माइक्रोविलाय। समझ में आया अपन ने क्या बोला, कि ध्यान रखेंगे इस बात को, ऐसा सब में होगा ना, मैं एक का बता रही हूँ। तो विलाय के ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की कुछ छोटी छोटी सेल्स होंगी, ठीक है ना, जिसपे रिजिस बने हुए होंगे, जिनको अपन बोलते हैं माइक्रोविलाय। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो आपको अच्छे से आता है। विलाय एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है और माइक्रोविलाय एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन करेगी। तो जो खाना यहाँ पर होगा वो एब्जॉर्ब ये करेगी और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चों एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा। सरफेस एरिया अगर छोटा करोगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये तो बात होगी नॉर्मल बात। अब देखो, ये मैंने नॉर्मल जो बनाया डायग्राम, ये बनाया मैंने जेजुनम और इलियम का, ठीक है।
ड्यूडिनम में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ, हाँ ड्यूडिनम में भी होता है, सॉरी मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का बनाया है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि, अब ध्यान से सुनना, इंटेस्टाइन प्लीज़ नोट द पॉइंट बच्चों, इंटेस्टाइन के ये वाला जो पार्ट होता है, वो पार्ट विल्लाई का वो पार्ट जो सब म्यूकोजा की तरफ होता है, ठीक है, तो वो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड कहलाती है, लिबर्कन। तो ये क्या कहलाती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इंटेस्टिनल जूस जो सीक्रेट होता है वो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन सीक्रेट करती है, इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट, इंटेस्टिनल ग्लैंड, सॉरी, समझ में आ गया आपको। तो क्या बोला मैंने, पूरे इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर इनवेजिनेट हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन विलाई बोलते हैं। समझ में आ, ये तो पता है आपको। इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की सेल्स होती है जिसको अपन माइक्रोविलाई कहते हैं। फिर मैंने बोला कि विलाई का वो पार्ट जो नीचे यानी सब म्यूकोजा की तरफ है, यानी ये वाला पार्ट, उसकी तरफ एक छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको अपन क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहते हैं, ठीक है। यही क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन ग्लैंड की तरह काम करती है, तो इसका नाम अपन इंटेस्टिनल ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहते हैं। समझ में, क्रिप्ट्स क्यों बोलते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट को अपन क्रिप्ट्स बोलते हैं, और लिबर्कन शायद मेरे हिसाब से साइंटिस्ट का नाम होगा, इस हिसाब से दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। बस एक ये सब में है, ये स्ट्रक्चर आपको ड्यूडिनम में भी दिखेगा, ये स्ट्रक्चर आपको जेजुनम में भी दिखेगा, और ये स्ट्रक्चर आपको इले में भी दिखेगा। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ग्लैंड है जिसका नाम मैंने आपको बोला ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड जो बोला, ठीक है, ये, अच्छा एक बात और सुनो बच्चों, प्लीज़ नोट करो, ब्रूनर ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम के अंदर होगी, वो भी सब म्यूकोजा की। अब आप सोचोगे मैम क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन के भी तो सब म्यूकोजा में, अरे सब म्यूकोजा में है, लेकिन प्रोजेक्शन कहाँ से हुआ है, म्यूकोजा लेयर से हुई ना। तो भाई अराइज कहाँ से हुई है, म्यूकोजा लेयर से, लेकिन नीचे म्यूकोजा के, सब म्यूकोजा की तरफ है वो बात अलग है, लेकिन प्रोजेक्शन कहाँ से हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है, म्यूकोजा की तरफ से होना, तो उसको मैं सब म्यूकोजा का ही पार्ट बोलूँगी ना। लेकिन ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो सब म्यूकोजा में पाया जाता है, और एक क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है या ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है कुछ मात्रा में म्यूकस सीक्रेट करना, कुछ मात्रा में वाटर सीक्रेट करना, कुछ मात्रा में एंजाइम सीक्रेट करना, और कुछ मात्रा में मेन इसका काम होता है सॉल्ट सीक्रेट करना, ताकि पीएच मेंटेन रहे। इसका काम होता है इंटेस्टिनल सॉल्ट सीक्रेट करना, जैसे सोडियम क्लोराइड्स वगैरह, HCO3-, और एक और एंजाइम सीक्रेट होता है एंटेरोकाइनेज, तो ये वगैरह ये सीक्रेट करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, है ना, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडिनम, सिर्फ ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में होगा, बाकी जेजुनम और इलियम में कोई ब्रूनर ग्लैंड नहीं होती है। समझ में आया बच्चों, प्लीज़ इस बात को नोट करना प्लीज़, ठीक है। ये जो भी अपना सिक्रेशन होगी वो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन में डालेगी, और क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन फिर इसको लेकर जाएगी, और यही क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन फिर जितना भी सीक्रेट होता है फिर आगे जाके कहलाता है इंटेस्टिनल जूस कहलाता है। समझ में आया बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये बात, तो एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, कुछ ऐसा करके डायग्राम है, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स बना रखे, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, वो जो, अब तुम आई होप इतना समझने के बाद इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर होंगी ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये क्या है, सब म्यूकोजा है, तो सब म्यूकोजा में क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो यहाँ पर ये जो एब्जॉर्ब करेगी तो वो कहाँ जाएगा, ब्लड में ही तो जाएगा, क्लियर। और यहाँ वीन्स भी होंगी, ये तो बात आपको समझ में है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं बच्चों लैक्टियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टियल, देख लेना उसको बच्चों, ठीक है। लैक्टियल एक ऐसी लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल होती है जो कैसी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ फैट का एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि बच्चों फैट डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। मैंने आपको याद है जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि जब डाइजेशन होगा तो अपन 3 चीज़ का पढ़ेंगे, कार्ब, प्रोटीन और फैट का। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में डायरेक्ट, लेकिन फैट का जो क्या बोलते हैं सिंपल फॉर्म होता है फैटी एसिड, वो ब्लड में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों ये बहुत गाढ़ा होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है फैटी एसिड, तो ये जम जाएगा ब्लड में, इसीलिए इसको अलग से एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल्स होते हैं। और लैक्टियल्स का कलर जो येलो होता है ना बच्चों, वो किसके कारण होता है, वो फैट के कारण होता है। तो लैक्टियल एक लिम्फेटिक वेसल होती है जो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है, जो ब्लड वेसल के साथ में है। अब आप बुक में देख लेना एक बार,
बुक में देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको। ये मैं एक बना रही हूँ, ऐसा डायग्राम है, यहाँ ब्लड वेसल है, यहाँ पर कुछ लेक्टियल्स भी हैं, है ना, और यहाँ पर कुछ ऐसा, और यहाँ पर खाना है, और यहाँ सब म्यूकोसा है, ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है ना। तो अब इसको देख लेना, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर ये ब्लड वेसल आगे बहुत बड़ी बड़ी बल्स में फिल रही है, फिर आगे जाकर अपनी बॉडी में एंटर हो जाएगी। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो अब आपको याद करने में वापस एक बार कवर कर देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर, और 6 मीटर ये तीनों में बटी रहती है। सबसे छोटी होती है ड्यूडियम, और सबसे हाईली कोल्ड होती है जेजुनम और इलियम। इलियम सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और तीनों के अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का फंक्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेशन ये होता है। अभी मैं कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस पढ़ाऊंगी कि क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। खैर, अब इसके अंदर अपन को सेल्स नहीं पढ़नी बच्चों, इसमें अपन को सेल नहीं पढ़नी, ये अपने कोर्स ये है ही नहीं अपने, ठीक है। अपन को सिर्फ इसका कंपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर होती है वो इनवेजिनेट हो जाती है, इसको अपन विलाय बोलते हैं। विलाय के ऊपर कुछ ब्रश बॉटल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको अपन माइक्रोविलाय कहते हैं, ठीक है। ये करेगी सरफेस एरिया को इंक्रीज, और ये करेगा एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन का कार्य, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ। दूसरा मैंने बोला कि इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है वो जो क्रिप्स होते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट जो सब म्यूकोसा की तरफ होता है, उसमें है ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड कहलाते हैं, और इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करेगा। फिर मैंने आपको एक पॉइंट वाली बात बताई, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड एक क्लस्टर्ड ऑफ सेल्स से मिलकर बना होती है, सेल होती है जो सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोसा, ड्यूडिनम के सब म्यूकोसा में पाई जाती है। बाकी इलियम और जेजुनम में आपको कुछ ऐसा ब्रूनर ग्लैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्ट सिक्रेट करेगी, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत हमारे में एंजाइम भी सिक्रेट करता है, खैर अपन आगे देखेंगे, है ना। तो ब्रूनर ग्लैंड का सिक्रेशन, क्रिप्स ऑफ लिबरकन का सिक्रेशन, ये दोनों साथ में मिलकर इंटेस्टिनल जूस कहलाता है, जो अपन अभी पढ़ेंगे। तो थर्ड वाला मैं पढ़ा दूंगी। पहला अपन ने सलाइवा का सिक्रेशन पढ़ा, सलाइवा कंपोजिशन पढ़ा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन पढ़ा, और तीसरा अपन पढ़ेंगे इंटेस्टिनल जूस का। चौथा है पेनक्रियाज, जो अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चारों मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी आपको। कोशिश करूंगी अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर कंप्लीट होते डाइजेशन स्टार्ट करा दूँ, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, तो एक बार देख लो इसको। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं इसका कंपोजिशन किसका। एक बार देखो आप इसको, हटा दूँ? चलो इसको हटाते हैं। अब थोड़ा अच्छे से सफाई से लिखेंगे, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। तो इंटेस्टिनल जूस का कंपोजिशन। तो थर्ड है आपका, एक मिनट, composition of intestinal juice। रिमेंबर द पॉइंट, इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, जो आपकी NCERT में लिख रखा है, पढ़ लेना एक बार फिर बोलोगे एंटेरिकस, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इंटेस्टिनल जूस किस किस से मिलकर कौन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? एक तो क्रिप्स ऑफ लिबरकन, ठीक है, प्लस ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है, एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों इसमें। फर्स्ट एंटेरोकाइनेज, मैं लिख देती हूँ पहले बच्चों, फिर उसके बाद ही आपको बताऊँगी। दूसरा होता है बच्चों डाइसैकेराइडेज एंजाइम। तीसरा होता है लाइपेज। चौथा होता है न्यूक्लियेज। फिफ्थ होता है न्यूक्लियस के अंदर ही आता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, और इसके साथ एक और होता है डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। हाँ, तो ये मेन है। अभी मैं इसके अंदर लिखूँगी अभी बहुत सारे, है ना। डाइसैकेराइड्स के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या होता है? म्यूकस होगा कुछ मात्रा में, ठीक है, और क्या होगा? आयंस होंगे, ठीक है, और क्या होगा? और वाटर कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर होगा, ठीक है। डाइसैकेराइड में बच्चों सुक्रेज एंजाइम होगा, माल्टेज एंजाइम होगा, ठीक है,
और लैक्टेज एंजाइम होगा, ठीक है। लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस में आएगा आपको बच्चों न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होगा, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये कुछ कंपोजिशन होता है इसका, ठीक है। तो देखो एंटेरोकाइनेज एंजाइम वो होगा जो पेनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम आएगा, जो अपन आगे वाले लेक्चर पढ़ेंगे, उसको वो क्या करेगा, उसको एक्टिव करेगा। डाइसैकेराइडेज एंजाइम जो होते हैं, ये 3 होते हैं जो डाइसैकेराइड को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे वो अपन आगे देखेंगे। लाइपेज एंजाइम आपको पता ही है, फैट को तोड़ेगा। न्यूक्लियस में आपके डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। पेप्टाइडेज आ गया, तो ये कौन सा होता है बच्चा, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ेगा। लेकिन यहाँ डाईपेप्टाइड आ गया तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 पेप्टाइड की चेन्स को कैसे तोड़ेगा वो अपन आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। म्यूकस होगा कुछ मात्रा में, ठीक है, जो जैसा भी पीएच होगा उसको मेंटेन करेगा। आयंस होते हैं कुछ मात्रा में, सॉल्ट्स होते हैं बेस, है ना, और कुछ मात्रा में वाटर होता है। तो कुछ ये अपना पास होता है कॉम्पोजिशन। इसका जो पीएच होता है बता दूं बच्चों, वो मान के चलो 8.5 से 8.8 तक होता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ बच्चों मैं, क्योंकि इंटेस्टिनल जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर द पॉइंट, ये यहाँ पर बेसिक पीएच पे काम करेंगे जितने भी एंजाइम्स होंगे। स्टमक में जितने भी एंजाइम थे वो बच्चों एसिडिक नेचर पे काम करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें सबके सभी, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। पूछ लेते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सा डाइसैकेराइड में और भी होते हैं बच्चों, है ना। आइसोमाल्टेज भी होता है, बहुत ही माइल्ड में। लिखना हो तो लिख लेना बच्चों इसको ना, इसको अपन आइसोमाल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। अपन आगे देखेंगे डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो सारे लिखवा रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, कम से कम वो तो तुम ध्यान ही रखो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये आपका कंपोजिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका इंटेस्टाइन, ये जो कंपोजिशन है। पीएच ध्यान रखेंगे सबके सब, पीएच पे थोड़ा गौर करना। तो ये अपने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ उसका पार्ट है जो मैं, बहुत लंबा हो गया लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। छोटा सा है, 5 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक है, तो अगले लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया। बस लार्ज लेवल में कुछ भी नहीं है, लार्ज लेवल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, वो मैं अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो और इसको प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी से देख लेना। मैंने जितना हो सका मैंने अपने हिसाब से एनसीईआरटी कवर करवा दी है ना। और अब आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको डाइजेशन स्टार्ट नहीं करवाया, अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एंजाइम बताए हैं। ये एंजाइम्स ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आएगा मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊँगी, जब पेनक्रियाटिक जूस भी पढ़ लेंगे। तो चारों जब जूस पढ़ लेंगे ना, तब उसके बाद मैं कंपेयर करूँगी चारों को, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।